गॉड ने प्रॉमिस किया था कि तुम लोगों को होमलैंड ऑफ इजराइल मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध आते आते उनका साम्राज्य इट वाज बिखरने लगता है। शैडो ऑफ इट्स पास्ट एक्चुअली। ये लोग हर हैप्पी ओकेशन के बाद एक शीशे का ग्लास तोड़ते हैं, शीशे के ग्लास को तोड़ते हैं और सामूहिक रूप से ये घोषणा करते हैं, अगले साल जेरूसलम, नेक्स्ट ईयर जेरूसलम। हिटलर ने कहा था कि मैं किसी भी यहूदी को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ, आई विल किल द लास्ट वन। युद्ध में 3 पक्ष होते हैं, मेरा पक्ष, दुश्मन का पक्ष और सही पक्ष। जिंदा जो यहूदी बच गए थे, बिना एक्सरे के उनकी 206 हड्डियां देखी जा सकती थी। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स एज मच एज ब्रिटेन बिलोंग्स टू ब्रिटिश। तो इंडिया अभी भी कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में है, अरब्स भी रहेंगे और यहूदी भी रहेंगे जी। वायलेंस नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्म भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम सोडानी और मेरे साथ हैं कनिक शेखर। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट एशिया की, और वेस्ट एशिया में मोर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन इशू की। क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़ में इजराइल पैलेस्टीन और उनके बीच का जो टसल है हमेशा बना रहता है। तो इसके पीछे मतलब क्या वर्तमान कारण है, क्या हिस्टोरिकल या फिर ऐतिहासिक रीजन है, वो सब हम आज सर से समझेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल मैटर्स में सर जानकारी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी मैं अखबारें उठाता हूँ तो इस एरिया में, खास करके मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, हमेशा कभी ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, कभी पाकिस्तान ईरान पे, कभी ईरान सऊदी अरबिया चल रहा होता है, कभी अरब कंट्रीज वर्सेस इजराइल, इजराइल पैलेस्टाइन रोज चलता है। तो एक तो ये एरिया इतना डिस्टर्ब है, दूसरा इसमें आज हम बात करेंगे मोर स्पेसिफिकली इजराइल पैलेस्टीन की। तो सर, ये अभी जो चल रहा है इजराइल पैलेस्टीन में, इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ वर्तमान है या फिर ऐतिहासिक है? वो सब आप हमें डिटेल में बताइए सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एरिया काफ़ी अनस्टेबल सा रहा है। यहाँ पर कभी भी पीस नहीं आया है बहुत ज़्यादा, जब से, और आज की बात नहीं है, पहले की भी बात अगर करें हम, तो जो वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है, जो इजराइल पैलेस्टीन की बात होती है, ये कहानी सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन तक की नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की कहानी है। वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, करीब 12 देश उसमें आते हैं। अब इन 12 देशों को हम अलग अलग से तो नहीं एनालाइज करेंगे, बट यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि 3 मेन शक्तियां हैं, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान। तो सारी कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। अच्छा। और जब हम इजराइल पैलेस्टीन की बात करते हैं तो ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है। हाँ, जो कभी एक रीजनल रिलीजियस वॉर था, या उसमें अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी आ चुका है, उसमें जियोपॉलिटिक्स का भी तड़का लग चुका है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्फ्लिक्ट बनकर रह गया है। तो जैसे अभी हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, हमने देखा था, वो बहुत ही विजुअल्स डरावने थे, और उसके बाद इजराइल ने लगभग, आप ये कह लीजिए, फुल स्केल पे एक वॉर लॉन्च कर दिया है। तो क्या सर ये हमास वाली कहानी क्या है? क्यों पैलेस्टीन जो है, जबकि इनके बीच में एक पीस वार्ता भी हो चुकी है, काफी थी यासर अराफात के टाइम पे, इनके बीच में सुलह भी हुई थी, फिर ये क्यों रह रह के भभकती रहती है ये आग? थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा बताइए। इसको समझने के लिए हमें इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को समझना पड़ेगा, और जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर 3 सेमेंटिक रिलीजन्स हैं। सेमेंटिक मतलब अब्राहमिक रिलीजन जी। अब्राहमिक किसके, जैसे अगर हम यहूदियों की बात करें तो जूज हैं, वो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं जी। जुडाइज्म वहाँ के सबसे पुराने धर्म में है। अच्छा। सबसे पुराना धर्म उस क्षेत्र का जुडाइज्म है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई है, उसके बाद इस्लाम आया है। ठीक है। तो जब जूस वहाँ पर रहते थे, मैं जब कब की बात कर रहा हूँ, ये ईसा पूर्व 700-800 साल की बात है, जब नेतन्याहू इंडिया आए थे। पिछली बार जब बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो एक बड़े फेमस न्यूज एंकर ने उनका इंटरव्यू लिया था। नेतन्याहू ने एक बात बोली थी कि लुक, यू आर 5000 ईयर ओल्ड, वी आर 4000 ईयर ओल्ड। सो ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन द एंशिएंट कनेक्शन तो उतना बहुत नहीं था, ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म एंड जुडाइज्म। तो हाँ, 4000 साल का लिखित इतिहास उनका है जी। अब इसमें क्या हुआ कि ये 3 जो इनसे, जो जिनसे हम रिलेट करते हैं जुडाइज्म को, उसमें आपको अब्राहम, उनके पुत्र आइजैक और उनके पुत्र जैकब, इन तीनों से जूस अपने आप को जोड़ते हैं। ये इनके अपमान व एक तरह से डीटी हैं जी। ठीक है, तो इनसे ये अपने आप को जोड़ते हैं, मतलब ये इनके देवी देवता हैं। हाँ, साधारण शब्दों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। ठीक। अब कहते हैं कि जो गॉड ने एक प्रॉमिस किया था, ये यहूदी मान्यता है कि अब्राहम जो है उनको
गॉड ने प्रॉमिस किया था कि तुम लोगों को होमलैंड ऑफ इजराइल मिलेगा, अच्छा, तुम्हारी भूमि इजराइल होगी। ठीक है। इजराइल का मतलब शाब्दिक अर्थ इसका ईश्वर का पुत्र होता है, अच्छा, सन ऑफ गॉड। हाँ, तो होमलैंड ऑफ इजराइल सारे जूस को मिलेगा। तो ये है। किसको प्रॉमिस किया गया था? अब्राहम को। किसने अब्राहम। किया था? गॉड ने किया था, ऐसा सारे यहूदी मानते हैं। जी, ये इजराइल को अपने होमलैंड की तरह देखते हैं। और जो हम टर्म जूज आज यूज करते हैं, यहूदी जिनको बोलते हैं, ये भी कोई बहुत पुराना, मतलब धर्म तो पुराना है, बट पहले इनको प्राचीन काल में, एशियंट टाइम्स में जूस नहीं बोलते थे, इनको इजराइलाइट्स कहते थे। अच्छा, ये खुद को ही इजराइलाइट्स कहते हैं। आप अगर पढ़ोगे ना जो ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह है, जो पुराने बाइबल की चीजें हैं, तो उसमें इजराइलाइट वर्ड ज्यादा यूज हुआ है, हिब्रू की जो बाइबल है। अच्छा, तो यहाँ से इनका कनेक्शन आता है। अब उस क्षेत्र में काफी सारे आक्रमण हुए थे। मतलब लगातार आप देखोगे, अगर विश्व इतिहास को पलटते हो उसके पन्ने को, ये बहुत ही इंट्रिग्विंग रीजन बनकर रह गया है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर असाइरियंस आए थे। ये 8वीं सदी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले, लगभग 800 साल पहले। 800 साल पहले। हाँ, उसके बाद यहाँ पे बेबीलोनियंस आए थे। जी। ये फिर 600 बीसी की बात कर रहा हूँ। ईसा के जन्म से 600 साल 600 पहले के साल आसपास है। उसके बाद पर्शियंस आए थे, ईरान में जो रहते थे, पहले उनको पर्शियंस कहते थे। उसके बाद यहाँ पर रोमन्स आए, उसके बाद ओटोमन्स आए। इस क्षेत्र पर लगातार आक्रमण होता रहा है। किसी न किसी का मतलब किसी न कब्जा किसी रहा का है। मतलब यहाँ पर वेरी, कहते हैं ना कि यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में हल्दी घाटी के आसपास लड़ाइयाँ हुई थी। जी। तो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयाँ होती थी पहले, वो जेरूसलम के आसपास होती थी। अच्छा। अब जो जेरूसलम है वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है मतलब हाँ। उनका। नजरत जेरूसलम से 2 घंटे की दूरी पर है। वहां पर वो पवित्र गुफा है जिसमें ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अच्छा। और ईसा मसीह से संबंधित कई सारी चीजें जेरूसलम में भी है। माउंट ऑफ ऑलिव है, बहुत मतलब प्राचीन शहर है। और इसके अलावा जो यहूदी हैं, तो यहूदियों के जो राजा थे, 2 राजा थे इनके, किंग डेविड और किंग सोलोमन। जी। तो किंग डेविड ने जो कई सारे पैलेसेस बनाए थे, कई सारे टेम्पल्स बनाए थे, ओल्ड टेम्पल्स। तो उन सारे टेम्पल्स को जितने आक्रमणकारी थे उन्होंने तोड़ दिया। एक टेम्पल की एक वॉल बची है। अच्छा। एक दीवार बची है और काफी भव्य दीवार है। वहां जाके आप देखोगे तो मैं वहां एक बार जा चुका हूँ। अल-अक्सा मस्जिद भी वहीं पे है, हाँ, मैं हाँ, गलत हाँ, नहीं हूँ तो, है ना? हाँ। जी। तो वहां पर आप वेलिंग वॉल उसको कहते हैं, कि वही एक उनके पुराने मंदिरों का एक अवशेष मात्र है। आपने अल अक्सा का नाम लिया, तो अल अक्सा मस्जिद जो है इस्लाम की जो 3rd होलीएस्ट साइट उसको आप कह सकते हो। मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इस्लामिक मान्यता यही है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, ही असेंडेड टू हेवन फ्रॉम दैट प्लेस। अच्छा। वहां से ही स्वर्ग की तरफ स्वर्ग की गए तरफ थे, जाते हाँ, हैं। जन्नत की तरफ जी। गए थे वहां से। तो तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है। अब जब इजरायलीज को इतने सारे अटैक्स हुए, तो वो यरूशलेम से इधर उधर आसपास के इलाकों में जाने लग गए। इसके अलावा जब रोमन्स आए यहाँ पर, रोमन एम्पायर अपने समय का सबसे शक्तिशाली एम्पायर रह चुका है। हाँ। आसपास भी कोई नहीं था रोमन्स के। जी। और उन्होंने यरूशलेम के आसपास और उस पूरे शहर पर भी उनका एक तरह से उनके अधीन हो चुका था। ईसा मसीह, जो कॉमन एरा जिसको कहते हैं, जी। तो ईसा मसीह का जब क्रूसिफिकेशन हुआ था, इसमें सर मेरे ख्याल से जूस को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि ईसा मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ उसमें जूस का डायरेक्ट रोल था, या फिर वो जिम्मेदार थे? देखिए, अगर अब वही बात है कि ये कुछ कंफ्यूजन है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करूं तो जूस ने इसे मतलब डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट वाज डन बाय रोमन्स। अच्छा। एंड रोमन्स वर रूलिंग ओवर जेरूशलेम। ठीक है। तो जूस तो उनके अधीन थे, यहूदी तो रोमन्स के अधीन थे। हाँ, उन्होंने बचाया नहीं, क्योंकि वो बचाने की स्थिति में नहीं थे। अगर वो बचाने की स्थिति में होते तो सबसे पहले अपना जेरूशलेम बचाते हैं। और हाँ, इक्का दुक्का कुछ है ऐसे एलिमेंट्स जो इस फेवर में थे, उन्होंने रोमन्स को फेवर किया था। तो इन पूरे घटना चक्र को अगर हम देखते हैं, तो यहूदियों के विरोध में जो क्रिश्चियंस थे, मतलब यूरोप में जहां भी थे, ये देवर पर्सोना नॉन ग्राटा। मतलब ये बहुत वेलकम कहीं नहीं किए गए। इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, इनको एक द्वयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। इंप्रेशन क्या था? दैट दे कोलैबोरेटेड विद द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। मतलब क्योंकि ये जो ईसा मसीह हैं उनके किलर्स में से हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और मतलब कालांतर में ये भी प्रथा हो गई कि इन्होंने ही किया, इन्होंने ही मारा है। हाँ, हालांकि ये तथ्य नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से पूरे यूरोप में आप देखो ना, पोलैंड में इतने सारे करीब 30 लाख यहूदी रहते थे, जर्मनी में 5 लाख के आसपास थे, रशिया में
करीब 25 लाख के आसपास यहूदी, ये सब मैं फिर 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो ये इधर उधर जाने लग गए। ठीक है। तो ये इनका इतिहास रहा है। जेरूसलम से इनकी इनको उत्पत्ति मतलब होती मार है, के भगाया गया वहां से, भगाया ऐसा गया। कहते हैं। किसी भी जगह पर अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो वहाँ के लोगों को प्रोसिक्यूट तो करता ही है। तो यहूदी इधर उधर जाने लग गए ठीक। और कहीं भी ये वेलकम नहीं थे। इनको मैंने जैसा बताया कि ये काफी कहीं हेयर पनाह डिस्ट्रीज भी नहीं मिल रही थी, निकाला भी जा रहा था, कहीं रहने भी नहीं दिया जा रहा बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो इसी पूरे जो प्रक्रिया चल रही थी एंटी जूस की, इसी को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। ये यहूदियों के विरोध में है, एंटी सेमिटिज्म है। ये इनका इतिहास है। अब उस जगह में जब इस्लाम का उदय हुआ तो 7वीं सदी के आसपास इस्लाम पूरी मतलब बहुत तेजी से उस पूरा एरिया में फैलने लग गया और कई लोगों ने इस्लाम अपना लिया। तो यरूशलेम और उसके आसपास जो जगह थी वहां पर अरब्स रहने लग गए जो इस्लाम के मानने वाले थे। ठीक है। तो अब जहां पर यहूदी अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं वहां पर अब अरब्स भी रह रहे हैं जी। समझिए इस चीज को कि वहां पे दो अलग रिलीजन हाँ, दो अलग रिलीजन है। हालांकि दोनों ही सेमेंटिक धर्म है, दोनों में भाई कई सारी समानताएं हैं पर मतभेद भी है। कई सारी समानताएं हैं, जैसे मूसा, तो मोजेस जो हैं वो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों में रेवर्ड फिगर है। लेकिन कहीं कहीं बिलीफ कहीं कहीं थोड़ा रिलीजन सेंट्रिक हो गया है। तो समानताओं के बावजूद भी इनमें कई सारी विभिन्नताएं हैं। तो एक धार्मिक संघर्ष तो है ही है। अब अभी के समय में आधुनिक समय में वहां पर जियोपॉलिटिक्स की अपनी बातें चल रही हैं, कई सारे मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो सर आपने बताया कि जैसे ये यरूशलेम था, वहां पे 2 रिलीजन आ गए, उसके बाद ये कहानी शुरू होती है, मतलब संघर्ष वहां से शुरू होता है, मेन जो होता है। हाँ, जब से जूस को वहां से हटाया गया जी, तब से वो उस जगह पर जाना था। याद करिए ना, अब्राहम को गॉड ने क्या प्रॉमिस किया था? मतलब इजराइल से ये निकाल दिए गए थे जूस, निकाले मतलब वहां पे रहने इनके लिए मुनासिब नहीं था, तो इधर उधर जाने लगे। तो इधर उधर चले गए। फिर वो वापस लौट के आते हैं इस एरिया में। वो वापस लौट कर कब आते हैं इस पर हम आते हैं। वापस लौट कर आने में तो फिर बहुत समय लगेगा जी। और जो कहानी शुरू हुई थी रोमन्स के अटैक से, ईसा पूर्व से, वो कहानी थोड़ी सी इस तरफ आएगी। मतलब वापस यहाँ पर यहूदी आने लग जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध के आसपास। अच्छा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1914 टू 1919। तो तब ये लोग वहां आने लग गए। अब कैसे आने लग गए इस पर समझेंगे हम कि यहूदियों ने बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया है हर जगह पे जी। लेकिन ये बड़े इंटरप्राइजिंग लोग रहे हैं। मतलब कहते हैं, आप देखें ना दुनिया के अगर नोबेल लॉरेट्स की आप लिस्ट निकाल के बहुत देखें सारे नाम उसमें काफी आपको जूस दिखेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप कहीं पर जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है तो यू हैव टू रियली स्लॉग इट आउट व्हिच दे ऑफ कोर्स डिड। तो इनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया और इनके कुछ नेता थे, हजरल जो थे, उन्होंने वहां पर जाते हैं। और इस समय क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि ओटोमन्स जो थे, जैसे रोमन कभी बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, वैसे ही ओटोमन टर्क्स, तुर्की के जो नेता थे, वो बहुत, जो सुल्तान था टर्की का, उनका साम्राज्य भी काफी शक्तिशाली था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध आते आते उनका साम्राज्य इट वाज करने लगता है, शैडो ऑफ इट्स पास्ट एक्चुअली। ठीक है, शैडो ऑफ इट्स पास्ट। तो अब हर्जल जाते हैं और कहते हैं सुल्तान को कि मुझे जमीन दे दो, मैं तुम्हारा डेट रिपे कर दूंगा। उन पर काफी, सुल्तान के ऊपर काफी सारा कर्ज चढ़ गया था। तो यहूदी नेता हर्जल ने उनसे कहा कि भाई हम तुम्हारा डेट रिपे कर देंगे, हमें थोड़ा सा तुम जमीन दे दो यरूशलेम की। उन्हें लगा कि भाई इस पे डेट चढ़ा हुआ है, लड़ाई में ये हार रहा है, तो ऑफ कोर्स देगा। सुल्तान ने मना कर दिया। अच्छा सर, लैंड नहीं, सुल्तान ने नहीं दी लैंड, नहीं मैं यहूदियों को जमीन नहीं दूंगा जी। तो अब क्या करें? तो यहूदियों के पास पैसा था, उनकी नेटवर्किंग काफी अच्छी थी यूरोप और यूएस में। तो अगर एक मतलब संस्थागत जमीन, इंस्टीट्यूशनल लैंड अगर नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल तो आ सकता है, व्यक्तिगत जमीन, व्यक्तिगत। तो अब जूस वहां जा करके, यहूदी वहां जाके जेरूसलम के इर्द गिर्द जमीनें परचेज करना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन को ऐसा लगा कि मुझे यहूदियों से मदद लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दे बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी। तो उनको लगा कि मुझे यहूदियों से मदद लेनी पड़ जाएगी, और साथ ही साथ ब्रिटेन को यह भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अरब से भी मदद लेनी पड़ जाएगी। मतलब ये परसिक्यूट हुए थे, उसके बाद ये इतनी पोजीशन में आ गए हैं कि मतलब ब्रिटेन को भी इसका सहारा लेना पड़ेगा। ब्रिटेन को लेना पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत इंटरप्राइजिंग लोग थे। हाँ, इंटरप्राइजिंग लोग हैं, इसको मुझे नहीं लगता कि कोई नकारेगा जी। और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जमीनें लेने लग गए
और ब्रिटेन को लगा कि हमें यहूदियों की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, जी। बट अरब्स की भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने एक बैल्फर डिक्लेरेशन दिया, 1917 की बात है। बैल्फर डिक्लेरेशन में कहा गया था कि होमलैंड फॉर इजराइल जूस, प्रॉमिस लैंड फॉर जूस एंड होमलैंड फॉर पैलेस्टीनियन अरब्स। तो ये जो बात बताई गई, अब सपोर्ट मिला लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया जमीनी स्तर पर। हाँ, जमीनी स्तर पर नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटेन के पास भी अलग अलग चुनौतियां आ गई। तो उसको सिर्फ ये तो नहीं था ना, देखिए वॉर टाइम में और इलेक्शन टाइम में कई सारे वादे किए चुनावी वादा रह गया। तो अब उसके बाद यहूदी लेकिन वहां पर बड़ी मात्रा में आने लग गए। ठीक है। इस घटना को आलिया कहते हैं। आलिया मतलब का यहूदियों ने इस चीज को सीरियसली लिया। हाँ, कि अब हम आएंगे। और कई दुनिया भर से मैंने बताया कि हर जगह फैले हुए थे। पोलैंड में 30 लाख थे, जर्मनी में 5 लाख थे, रशिया में 2.5 लाख 25 लाख थे, ब्रिटेन में ही 3 लाख के आसपास यहूदी थे। ये सारे के सारे वापस वहां जेरूसलम की ओर आने लग गए। इस पूरी इवेंट को आलिया कहा गया। ठीक है। हिब्रू में आलिया का मतलब होता है एसेंट, आप वापस इस तरफ आ रहे हो। हिब्रू में मतलब आप ऊंचे तरफ जा रहे हो। हिंदी में भी सर इसका मतलब आलिया का मतलब आ ही गए। हाँ, ऐसा ही था कुछ, ऐसा ही था हिंदी में भी ऐसा ही है कि एसेंट हो रहा है आपका, डेसेंट नहीं एसेंट हो रहा है कि हम अपने प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं। किस प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं? जो गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था, वो हम जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। इनफैक्ट इनकी एक बड़ी मतलब एक इवेंट है यहूदियों का, जो मैंने कुछ समय इजराइल में व्यतीत किया है। मैं वहाँ 2 वीक के लिए घूमने गया था कभी, तो ये नाज़रेत, यरूशलेम, इन जगहों पर मैं जा चुका हूँ। इनकी जब भी कोई हैप्पी ओकेजन होता है ना, जैसे हैप्पी ओकेजन क्या है, किसी के हमारे कुछ त्योहार है, कुछ इवेंट है, किसी का जन्मदिन है, किसी का शादी की सालगिरह है, किसी के घर में शिशु हुआ, तो ये लोग हर हैप्पी ओकेजन के बाद, खुशी मनाने के बाद एक शीशे का ग्लास तोड़ते हैं। अच्छा। शीशे के ग्लास को तोड़ते हैं और सामूहिक रूप से ये घोषणा करते हैं, अगले साल जेरूसलम, नेक्स्ट ईयर जेरूसलम। अच्छा। मतलब ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि amidst all these joys, amidst all these cheerful celebrations, Jerusalem does not belong to us. Next year we have to go there. मतलब अपने इतिहास को ये भूलने नहीं दे रहे हैं। आप समझो कितनी खतरनाक सिविलाइजेशनल मेमोरी है। मतलब ये अपने पास्ट को बिल्कुल भी नहीं भुलाना चाहते हैं। मतलब ये जिंदा रखे हुए हैं उन मेमोरीज को। सिविलाइजेशनल मेमोरी दुनिया के हर कम्युनिटी को मुझे लगता है यहूदियों से सीखनी चाहिए। अरे वाह। आप सोचिए, तभी तो आज पूरे इलाके में इनका एक तरह से एक तरफा प्रभुत्व है। हालांकि इजराइल जो अभी कर रहा है हमास के हमले के बाद, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सर मैंने यहाँ तक भी सुना है कि उनके वहाँ पे एक वार मेमोरियल है जिसमें वो अपनी पूरी यादें संजोए रखे हुए हैं कि उनके साथ दुनिया भर में क्या हुआ। हाँ, मैं उस जगह पे जा चुका हूँ। होलोकास्ट म्यूजियम है जेरूसलम पर, एक पहाड़ी के ऊपर है। अच्छा। वहाँ कैमरे अलाउड नहीं है, नहीं तो इस वीडियो में ही मैंने जो फोटोज आसपास लिए थे या अंदर में जो लिए थे वो दिखा पाता। कैमरेज अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब उन्होंने क्या लगा रखा था? देखिए, वो ऐसी जगह नहीं है कि मैं किसी को जाने के लिए बोलूंगा। यू विल कम आउट अ सैड पर्सन। आप किसी भी मूड पे जाओ। हम लोग शाम के समय गए थे और जब हम जा रहे थे तो वहाँ से एक बस उतरी। बस वहाँ पे थी, वहाँ पे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे या स्कूल के स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां थे। तो उन्होंने घेरा बनाया और वो सब सैन्य वर्दी में थे। अच्छा। यूनिफॉर्म, इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, 3 ईयर फॉर गाइज एंड 2 ईयर्स फॉर गर्ल्स। तो वहां पर आप लड़के लड़कियों को देखोगे, 18-19 साल के लड़के ऑटोमेटिक गन लटका कर घूम रहे हैं। अच्छा। आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसा उनको ड्रिल किया गया, उनको मतलब डिसिप्लिन सिखाई गई है। तो वो सब थे, उन्होंने एक घेरा बनाया। ऑफ कोर्स हिब्रू मुझे आती ही नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आया, बट इतना मैं समझ गया कि ये लोग किसी तरह की शपथ ले रहे हैं। अब शपथ क्या है, तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ मुझे जो समझ में, मैंने बाकी पूछा लोगों से बाद में, कि बता रहे हैं कि हमें भूलना नहीं है, हमारे साथ क्या हुआ हमें भूलना है। अगर आप अंदर जाएंगे तो जितना मतलब आप समझो ना कि एक पूरा कमरा है जो जूते से भरा हुआ है। जूते चप्पलें उन लोगों के हैं जब ये भागे थे गैस चैम्बर से। ओहो। और वो उन्होंने ग्लास की सीलिंग से नीचे फ्लोर पे, ऊपर में नहीं है। फिर ऐसी एक बड़ी अच्छी मूवी है शिंडलर्स लिस्ट, किस तरह से होलोकास्ट किया गया था जर्मनी में। और हिटलर ने कहा था कि मैं किसी भी यहूदी को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ, आई विल किल द लास्ट जू ऑन दिस अर्थ। तो सिस्टमेटिक प्रोसिक्यूशन हुआ था। एनसीईआरटी की किताब में भी वो तस्वीरें थी, पुरानी वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की,
जिसमें यहूदियों की डेड बॉडी से पहाड़ बना हुआ था। ओहो, डेड बॉडी को पाइल अप करके मास हिल स्केल पे मास किलिंग हुई है। हाँ, मास किलिंग की। तो हाँ, ये होलोकॉस्ट म्यूजियम जेरूसलम में है, वहाँ जाओगे तो जानकारी तो मिलेगी, बट अच्छा कतई नहीं लगेगा। इतनी बड़ी मानव त्रासदी किसी को भी पसंद नहीं आएगी। ठीक है सर। तो सर अभी जैसे हम लौट रहे हैं इनकी तरफ कि यहूदियों ने आसपास जमीनें खरीदी हैं यहाँ पे और इन्होंने बसना शुरू किया। हाँ। अब लेकिन यहाँ पे पैलेस्टीन को भी प्रॉमिस किया गया था, जैसा आपने बताया, ब्रिटेन हाँ, ने उनको भी प्रॉमिस किया था। देखिए, इतिहास काफी कॉम्प्लेक्स है जी। हिस्ट्री कभी भी वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल नहीं हो सकती है। और लोग पूछते हैं कि कौन सही है, इजराइल या पैलेस्टीन। नहीं कोई सही है। युद्ध में तीन पक्ष होते हैं, मेरा पक्ष, दुश्मन का पक्ष और सही पक्ष। माई ओपिनियन, योर ओपिनियन एंड द राइट ओपिनियन। तो अब जब यहूदियों के साथ बुरा हुआ है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अब अरब्स के साथ बुरा होगा। हाँ। और इजराइल हमेशा कहते हैं, इजराइल के समर्थक कहते हैं कि भाई हिस्टोरिक पैलेस्टीन तो अब कभी था ही नहीं। पैलेस्टीन कभी नहीं था। मॉडर्न नेशन स्टेट की अगर बात करें तो ये बात सही है, क्योंकि जो मॉडर्न नेशन स्टेट, जो राष्ट्र की अवधारणा हम देखते हैं, वो तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनोमिना है। ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन था, जापान, अमेरिका, रशिया, इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी एशिया अफ्रीका में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू मेंटेन दीस कॉलोनीज, सो दे रिसीडेड बैक टू देयर टेरिटरी। इसी को डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो मॉडर्न नेशन स्टेट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर डीकोलोनाइजेशन के बाद की प्रक्रिया है। तो हाँ, इस पैरामीटर पे हम देखें तो पैलेस्टीन नहीं था, लेकिन हिस्टोरिकल पैलेस्टीन तो था। हिस्टोरिकल पैलेस्टीन टर्किश एम्पायर का हिस्सा था, मतलब ऐतिहासिक रूप में। हाँ, एज ए राष्ट्र वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बात सही है। राष्ट्र की अवधारणा ही आधुनिक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हाँ, बात की है, लेकिन उससे पहले वो टर्की वाले साम्राज्य में था। ऐतिहासिक फिलिस्तीन तो था। बिल्कुल था जी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आलिया पहला शुरू हुआ, यहूदी वहां पर जाके रहने लग गए, जमीनें ले ली। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कहा कि भाई मैं तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और पूरा होलोकास्ट हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दुनिया ने देखा कि हिटलर किस तरह का आतंक था, और पूरे मतलब कंसंट्रेशन कैंप से जो लोग निकाले गए थे, जिंदा जो यहूदी बच गए थे, बिना एक्सरे के उनकी 206 हड्डियां देखी जा सकती थी। अच्छा। ये सारी तस्वीरें हैं हमारे पास। तो ऐसे में एक जो एंटी सेमेंटिक वेव था ना, जो क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के समय शुरू हुआ था, वो यहाँ पे पीक पे पहुंचा हुआ था। अब तो था ही। हाँ, तो वो अब एक प्रो जूज वेव में पड़ने लग गया। मतलब सिंपैथी फैक्टर, सिंपैथी आ गया कि चलो देखो, सच्चाई तो सबको बुरा मालूम नहीं होना चाहिए था। और हो गए 1950 साल हो गए उस घटना को, क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को, और यहूदी कोई डायरेक्टली तो इन्वॉल्व थे नहीं उसमें, सच्चाई सबको पता है। तो एक ज़ायनिस्ट प्रो सेमेंटिक वेव आया, और ज़ायनिस्ट मूवमेंट जिसे कहते हैं कि अब यहूदियों को जेरूसलम जाना है जी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका खुलकर इनके पक्ष में आया। अच्छा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही, इस तरह के जब मेजर वॉर्स होते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर, जो वैश्विक व्यवस्था है, वो बदलती है। बिल्कुल बदल जाती है। ब्रिटेन और फ्रांस जो सुपर पावर थे अब नहीं रह गए। अब अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ, दो नए सुपर पावर आ गए जी। अमेरिका ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया कि हम तो मतलब? हाँ, हम तो यहूदियों के साथ रहेंगे। देखिए, उस क्षेत्र में अमेरिका को भी अपना वर्चस्व चाहिए था। उस क्षेत्र में अमेरिका को भी अपना वर्चस्व चाहिए था। तो इजराइल को आप ये भी कह सकते हैं कि एक तो यूएस इनके फेवर में था यहूदियों के, दूसरा उनको अपने प्रॉक्सी की तरह देख रहा था। अच्छा, कि एक मिडिल ईस्ट में हमारा एक फुटहोल्ड रहेगा अगर इजराइल एक जूइश स्टेट यहाँ पे रहता है, अरब्स के ऊपर डोमिनेट करने में हमें हेल्प करेगा। मतलब अरब्स पे एक तरह से चेक एंड बैलेंस रहेगा, चेक रहेगा यूएस जी। अब इसके बाद यूएन में एक पार्टीशन प्लान आया। यूएन की उत्पत्ति ही 1945 में हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है। और 1948 में पार्टीशन प्लान आया कि जो इलाका है पैलेस्टीन का, उसको हम पार्टीशन करते हैं। ठीक है। यहूदियों को उनका प्रॉमिस्ड लैंड देंगे, अरब्स को उनका होमलैंड देंगे। मतलब यहूदियों को यरूशलेम मिलने वाला था? नहीं, यरूशलेम नहीं था उसमें। 55% एरिया यहूदियों को मिला जी। 44% एरिया इनको मिला, पैलेस्टीनियंस को जी। जो बच गया वो जेरूसलम, वो 1% जो यूएन के अंडर में रहेगा। अच्छा, क्योंकि दोनों के वहां से अटैचमेंट है ना। वहाँ अभी भी कंट्रोल यूएन का ही है? नहीं, अब तो इजराइल का है। इजराइल ने 2017 में
अपने तेल अवीव उनका कैपिटल है जी। तो था, तो 17 में उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया यरूशलेम, और गोलन हाइट्स को इसराइल का पार्ट बता दिया। जी, गोलन हाइट्स जो कैप्चर किया था। हाँ आएंगे, लड़ाइयाँ हाँ, जो हुई जी, थी इन पर जी, आएंगे हम लोग। जी। तो अब तो उन्होंने राजधानी यरूशलेम शिफ्ट कर दी, जो ग्लास नहीं तोड़ते थे अगले साल यरूशलेम यरूशलेम तो वो वो कर मतलब दिया। मेट्रोलाइज कर दिया, कर दिया जमीनी इन्होंने। स्तर पे उतारा। और यूएस ने उसको रिकग्नाइज कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अच्छा, तो उन्होंने उसको रिकग्नाइज तो कर ये दिया। हाल ही की घटना है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बिल्कुल इनकी लेजिटिमेट राजधानी है यरूशलेम, बिल्कुल, वी आर सपोर्टिंग दैट। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे हाँ। तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब थे तो वो थोड़ा सा इसराइल, देखिए हमेशा से अमेरिका का समर्थन रहा है इसराइल को, बट ओबामा थोड़ा सा पैलेस्टीन के प्रति नरमी दिखा रहे थे। अच्छा। और इसराइल को कह रहे थे कि यू नीड टू रीलुक। बेंजामिन नेतन्याहू ही उस समय भी प्रधानमंत्री थे, उस समय उनका एक बड़ा शानदार भाषण हुआ था अमेरिकन कांग्रेस में। कांग्रेस मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट में उनका भाषण हुआ था, और कई सारे सेनेटर्स ने उनको चेयर किया था कि बहुत अच्छा भाषण दिया, जबकि ओबामा बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ट्रंप चुनाव जीत गए थे बट शपथ ग्रहण करने में थोड़ा समय बचा था, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे उस समय। उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट लिखी थी और उसमें कहा था कि जो हमारा नेचुरल अलाई है इजराइल, उसके साथ हमारा जो व्यवहार ऑफ लेट रहा है वो सही नहीं रहा है। और काफी 3-4 ट्वीट्स उन्होंने किए थे और लास्ट में लिखा था स्टे स्ट्रॉन्ग इजराइल, आई एम कमिंग। मतलब अब खुला समर्थन, हाँ खुला समर्थन राष्ट्रपति बनने के पहले ही दे दिया था जी। और ट्रंप के कार्यकाल में वहां पर किसी तरह की कोई भी मतलब भयानक घटना नहीं घटी, कोई मेजर वॉर नहीं हुए ट्रंप के समय। वो आजकल बोल भी रहे हैं जब तक मैं राष्ट्रपति था न पुतिन ने अटैक किया न इजराइल और हमास ने, ये तथ्य है। आप देखिए ट्रंप को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को, बट वो जो बोल रहे हैं वो तथ्य बोल रहे हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिंपैथी जगी यहूदियों के लिए, यूएन में एक प्लान लाया गया, पार्टीशन प्लान, जैसे मैंने बताया 55% इनके पास रहेगा बाकी इसका, और 1% यरूशलेम यूएन के ऑब्जर्वेशन में रहेगा। ये पैलेस्टीनियंस ने नहीं माना। अच्छा। पैलेस्टीन की जो लीडरशिप थी वो इस चीज पे डिवाइडेड थी, दे वर नॉट यूनानिमस। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पूरा फिलिस्तीन हमारा, मतलब इजराइल नहीं बनेगा। हाँ, यहूदी कहाँ जाएंगे? निकाल दो। हाँ, उनको यहाँ नहीं रहना है। ठीक है। इनफैक्ट 2 और जगह यहूदियों को दी गई थी कि आप तो या तो अर्जेंटीना चले जाओ या युगांडा चले जाओ। अच्छा। यहूदियों ने कहा भाई हमारे गॉड ये प्रॉमिस्ड लैंड है, गॉड ने प्रॉमिस किया, हम इजराइल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो बिना पैलेस्टीनियन लीडरशिप डिड नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज वो अपने आप में कुछ लोग सहमत थे कुछ नहीं थे। यहूदी मान गए, उनको तो फुटहॉल चाहिए था ना जी, वो मान गए। अब इसके बाद जैसे ही इजराइल बना, 5 अरब देशों ने संयुक्त रूप से इजराइल पे आक्रमण किया। 5 कंट्रीज, ये इलिजिटिमेट है, ये हम नहीं मानेंगे। हाँ, ये हम नहीं मानेंगे। इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक, इन सब ने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया। ठीक है। इजराइल ने उन 5 को हरा दिया। अकेली कंट्री ने 5 देशों को हरा दिया। और इस लड़ाई के बाद इजराइल का एरिया बढ़ गया, मतलब और ज्यादा टेरिटरी उनकी ऑक्यूपाई 55% जो था ना वो और बढ़ गया। अच्छा। हर वॉर के बाद इजराइल का एरिया बढ़ता जाता है। अच्छा। उसके बाद 1967 में एक लड़ाई हुई जिसको 6 डे वॉर कहते हैं। इसमें भी कुछ देशों ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था। इस वॉर के एंड होने के बाद वेस्ट बैंक, गाजा, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का भी काफी बड़ा भूभाग, गोलन हाइट्स, ये सब इजराइल ने अपने अंडर में ले लिया। बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि एक रीजनल सुपर पावर की तरह ही इजराइल का व्यवहार रहा है और हर लड़ाई के बाद इनका एरिया में बढ़ोतरी होती रही है। इन सब के बीच में शांति के समझौतों के प्रयास किए गए, और अगर आप बात करें कि भारत किसके पक्ष में था, तो 1948 14 मई 1948 को पार्टीशन प्लान आया था। सर मैंने एक बात सुनी है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। मैंने ये बात सुनी है कि जब यूएन में वोटिंग हो रही थी कि इजराइल को एक देश माना जाए, उसमें भारत ने अगेंस्ट में वोट किया था। सही सुना आपने? क्या ये सही बात है? हाँ सही है जी। भारत ने इजराइल के रिलेशन देखें सर और उस टाइम के देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम क्यों किया था वो सब थोड़ी सी कहानी बताइए। तो 2 चीजें हुई थी। एक तो 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म हुआ, इसी पार्टीशन प्लान के बाद भारत ने इसके विरोध में वोट किया। उसी साल या शायद अगले साल इजराइल ने यूएन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। भारत ने तब भी उसके विरोध में वोट किया। अच्छा, तब भी वोट अगेंस्ट ही है। हाँ, ठीक है। आपने पूछा क्यों था? हाँ, कई सारे कारण है इसके। एक तो गांधी जी और नेहरू जी, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स एज मच एज ब्रिटेन बिलोंग्स टू ब्रिटिश। वो
सिंपैथी थी उनकी थोड़ी, और उन्होंने एक बात, हालांकि उन्होंने जूस के स्टैंड को पूरी तरह से नहीं नकारा था। हाँ। अगर आप उनकी राइटिंग्स को पढ़ोगे तो उससे डिड्यूस कर पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, एक जो देश धर्म के आधार पर बन रहा है, जैसे भारत का बंटवारा भी तो धर्म के आधार पर ही हुआ था, तो हम किसी और देश को धर्म के आधार पर बनने का समर्थन नहीं करेंगे जी, यहूदी देश। ठीक है। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि अगर आप खुल के इजराइल के समर्थन में आएंगे तो सारे अरब देश फिर पाकिस्तान का समर्थन करने लग जाएंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को करेंगे। अच्छी खासी भारतीयों की आबादी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में है, उनके साथ समस्या आएगी। काम करने जाते हैं, कई सारे लोग हैं हमारे। केरला को तो गल्फ इकोनॉमी ही बोलते हैं आज भी। तीसरा, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध, तो उसकी पॉलिटिक्स काम कर रही थी। यूएसए वाज सपोर्टिंग इजराइल, यूएसएसआर वाज सपोर्टिंग इंडिया, पैलेस्टीन आल्सो। सो बाय डिफॉल्ट इंडिया की सिंपैथी पैलेस्टीन के साथ रहेगी। और पैलेस्टीन का जो ऑक्यूपेशन था, जो ऑक्यूपेशन पैलेस्टीन का था, उससे इंडिया कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था कि इसी तरह से हमारे ऊपर भी कब्जा किया गया था। इनफैक्ट यासिर अराफात, जो पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता थे, पीएलओ पैलेस्टीन वाज अ मेंबर ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर था पैलेस्टीन। बिल्कुल। तो भारत कहीं ना कहीं इनसे इंपैथाइज करता था, पैलेस्टीनियन से। हालांकि इजराइल के साथ किसी तरह का राजनयिक संबंध नहीं था। एम्बेसीज तो 1991 में खुली हैं जी। इनफैक्ट सबसे पहले कंसुलेट जनरल बॉम्बे में खोला गया था, उसके बाद उसको फुल एम्बेसी एक बनाई गई थी दिल्ली में। 91-92 की बात बता रहा हूँ। सो फ्रॉम 48 to 91 इंडिया हैड नो डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। इजराइल के साथ कोई संबंध, मतलब डिप्लोमेटिक तौर पे नहीं थे हमारे संबंध, कोई संबंध ही नहीं है। जब डिप्लोमेटिक टाई नहीं है तो मतलब कोई संबंध नहीं है, आप वहाँ नहीं जा सकते, इजरायली यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि पासपोर्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सर फिर इसके बाद मतलब क्या हो रहा है? मतलब अभी जैसे मैंने एक और शब्द सुना है कि पहले तो थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा बता दीजिए कि अभी हमारा स्टैंड कैसे काफी अलग हो गया है इजराइल को लेके, खास करके। देखिए, खास करके ये 2014 के बाद मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि एक न्यूज मैंने भी पढ़ी है काफी बार, इसमें मैंने सुना है कि इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है वो डी हाइफनेट कर दी है पैलेस्टीन और इजराइल को लेके। तो मेरे को ये दो शब्द समझने चाहिए। तो व्हाट इज डी हाइफनेशन, ये डी हाइफनेट क्या होता है और क्यों की है, क्या उसके फायदे हैं, अब क्या हुआ है ऐसा, वो सब थोड़ा सा। देखिए, डी हाइफनेशन एक लोडेड टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैं इसको सरल करता हूँ जी। अगर आपके दो मित्र लड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर लड़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ उनके बीच में सुलह कराएंगे। मैं तो मजे लेता हूँ जब तक कि सीरियस लड़ाई ना हो तब तक तो इंटरवीन करना पड़ेगा। अब दोनों आप पे प्रेशर डालेंगे कि उससे बात मत कर, उससे बात मत कर जी। एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर आप कहोगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उससे मेरे और आप दोनों के रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो इंडिया ने क्या कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं उससे पड़ेगा। इंडिया के इजराइल के संबंध और इंडिया के फिलिस्तीन के संबंध पर फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डी हाइफनेशन। तो अभी हमने क्यों किया? इससे पहले क्या होता था सर? 91 में किया गया। अभी कहा 91 में किया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखता था ना। जैसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अगर पैलेस्टीन जाते थे तो इजराइल जाते थे, पैलेस्टीन जरूर जाते थे। नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं। अच्छा। ही इज द ओनली इंडियन पीएम टू विजिट इजराइल। जी, ये तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। हाँ जी। आज तक कोई गया नहीं। हालांकि 1991 में जैसा मैंने बताया कि एम्बेसीज खुलनी शुरू हो गई थी। क्यों हुई इसको जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक और कारण था भारत का फिलिस्तीन को समर्थन करने का कि इंडिया के जो एक बड़ा मुसलमान का तबका है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया की, वो मेजरली पैलेस्टीन के सपोर्ट में रहती है। ये ऐसी कोई बात है नहीं जो हम लोग नहीं जानते हैं, ये एक फैक्ट है, सबको मालूम है। तो इंडिया चाह रहा था कि व्हाई टू ऑफेंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ माय ओन सिटीजंस, मैं अपने ही लोगों को इजराइल का पक्ष लेकर के क्यों नाराज करूं जी। ये भी एक रीजन था जी। 91 में क्या बदला? 91 में कोल्ड वॉर एंड हो गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया जी। इंडिया को नया बेनिफैक्टर चाहिए था। आपको एक ही सुपर पावर अब बच गया है, वो है यूएसए। आपको यूएसए से दोस्ती करनी पड़ेगी। सो इंडिया एडजस्टेड इट्स पोजीशन ऑन यूएसए एंड रीच्ड आउट टू इजराइल कि आपको नए बेनिफैक्टर्स, नए दोस्त चाहिए ना। बिल्कुल। दूसरी चीज देखिए, इजराइल के साथ संबंध नहीं थे लेकिन इजराइल ने भारत का समर्थन किया है जी। कब किया मैं आपको बताता हूँ। 1962 में जो चीन के साथ लड़ाई हुई थी, तो
नेहरू जी ने कहा था कि हमें कुछ वेपनरीज आप भेजो, क्योंकि इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस तो वो है ही, एक तरह से वो इंटेलिजेंस पावर हाउस भी है, मिलिट्री पावर। मिडिल ईस्ट में उससे पावरफुल कोई नहीं है इजराइल से। मैंने कहा ना 3 कंट्रीज हैं, सऊदी, ईरान, इजराइल, तीनों में नंबर 1 इजराइल ही है, बिल्कुल निसंदेह। तो इंडिया को ने हेल्प मांगी थी, इजराइल ने हेल्प दी थी, बट नेहरू जी ने कहा था कि देखो हमारे राजनयिक संबंध है नहीं, ऑफिशियल रिश्ते नहीं है, तो आप जो जहाज भेज रहे हो ना उस पर झंडा मत लगाना, अपना इजराइल का झंडा मत लगाना। अच्छा, इजराइल ने कहा भाई हम तो लगा के ही भेजेंगे, लेना है कर रहे हैं तो झंडा तो लगा के ही भेजेंगे। अब बताइए ये क्या कि आप मदद भी मांग रहे हो और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मांग रहे हो। तो ये हुआ था, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तब तक चाइना मार के जा चुका था। अच्छा, 65 की लड़ाई में भी इसराइल ने हेल्प की थी, 71 पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भी हेल्प की, 99 में जो करगिल की लड़ाई हुई थी, इसराइल ने अपने रिजर्व में से हथियार निकाल के भारत को दिए थे। अच्छा, जब डिप्लोमेटिक टाइज बन गए थे। तो इसराइल ने हमेशा समर्थन किया है, सक्सेसिव गवर्नमेंट जो वहां पर रही उन्होंने कहा है कि हम ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाएंगे कि इंडिया की सिक्योरिटी पर इसका किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो समर्थन किया है इसराइल ने, प्रत्यक्ष कह ले परोक्ष कह ले, किसी भी तरह से जी। तो एक वो भी था कि चलो, और देखिए इसके अलावा इसराइल आपका कोई पड़ोसी तो है नहीं, पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ इशू निकल जाता है, जैसे श्रीलंका के साथ कच्छादीपू द्वीप है, नेपाल के साथ कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेख का मामला है, चाइना के साथ एलएसी का मामला है, पाकिस्तान के साथ तो खैर है ही है। तो बांग्लादेश के साथ इनक्लेव्स का एक्सचेंज है, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है जी। पड़ोसी देश के साथ किसी न किसी तरह का आपका कुछ इशू, कॉमन रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज होते हैं। इसराइल आपसे हजारों किलोमीटर दूर है जी, उसके साथ आपका ना लैंड डिस्प्यूट है, ना रिवर डिस्प्यूट है, ना इलीगल माइग्रेशन है, प्लस इसराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारी आपको पता ही है, हमारे पास तो सरप्लस है, तो उनके पास लोग नहीं है, हम अपने लोग, इनफैक्ट अभी जो हमास के अटैक हुआ था, हर दिन कुछ हजार फिलिस्तीनी, इस अटैक के पहले अक्टूबर 7, 2023 के अटैक के पहले फिलिस्तीन से काफी लोग रोज आते थे काम कर, जैसे दिल्ली गुड़गांव नहीं करते हम लोग जी, वैसे ही आते थे, शाम में जाते थे जी। अब इस अटैक के बाद इसराइल ने उन सबके आने पे रोक लगा दी। अच्छा, इंडिया से मदद मांगी कि भाई हमें लोग भेजो। 2 सरकार यूपी और हरियाणा ने बकायदा एक सरकारी रिक्रूटमेंट ड्राइव की, हमारे यहाँ से हजारों लोग वहां पर गए हैं और शायद 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए महीने उनको मिल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या बात है। हाँ, वो वहाँ से काम करके आएंगे, तो उनको जो पर्सोनल की प्रॉब्लम होती है वो इंडिया सॉर्ट कर सकता है जी। फिर एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक लड़ाई हुई थी जिसको गल्फ वॉर कहते हैं, एक और रीजनल पावर कभी था मिडिल ईस्ट में, सद्दाम हुसैन का इराक जी। जब तक सद्दाम हुसैन था तो उनके आसपास कोई फटकता नहीं था, बहुत ही ताकतवर, और एक तरह से आप कह लो कि सारे जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं क्रूर तो होते ही हैं, ऑटोक्रेटिक थे पूरी तरह से, टोटलिटेरियन रिजीम था वो, हालांकि भारत का हमेशा उन्होंने समर्थन किया था जी। अच्छा, ये भी चीज कि हम चाहते थे कि हम अगर इसराइल के समर्थन में आ जाएंगे तो अरब देश पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, वो वैसे भी कर रहे थे। सिर्फ एक इराक अंडर सद्दाम सपोर्टेड इंडियाज स्टैंड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, कोई और देश, सऊदी, ईरान, आप आज सऊदी और यूएई को भारत के पक्ष में पाते हो, तब नहीं थे, नहीं, सिर्फ सद्दाम हुसैन करता था। तो सद्दाम ने अटैक कर दिया था कुवैत पर। क्यों अटैक किया था? क्योंकि ये सब तेल बेचते थे, तेल ओपेक जो है ऑयल कार्टेल है, इसमें थे। तो सद्दाम ने कुवैत को कहा कि तुम अपने तेल की सप्लाई रोको, कम करो, उससे क्या होगा कि मेरा तेल हाई प्राइस पर बिकेगा। यू डिक्रीज योर सप्लाई सो दैट माई ऑयल सेल्स एट अ हायर प्राइस। तो कुवैत बोला कि भाई मेरा दाना पानी कहाँ से होगा अगर मैं ये कर दूं। सद्दाम ने अटैक कर दिया, और इनफैक्ट एक मूवी आई थी ना, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार, तो उसमें इस चीज को दिखाया गया था कि कैसे इंडिया ने अपने लोगों को वहां से पुल ऑफ किया था जी। तो कुवैत वाज एक्चुअली रैंसैक्ड बाय सद्दाम हुसैन। नाउ दिस अटैक, इराक ने जो कुवैत पर हमला किया, इससे अरब वर्ल्ड में एक रिफ्ट आ गया जी। यासिर अराफात ने इराक का समर्थन कर दिया। अच्छा, यासिर अराफात पीएलओ के नेता थे, उन्होंने पैलेस्टीन लिबरेशन, हाँ, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो अब मिडिल ईस्ट की जो सुन्नी मोनार्क्स हैं, अभी हम आएंगे इस पे, सुन्नी शिया पे, जो अरब कंट्रीज हैं वो अब डिवाइडेड हो गए। कुछ लोग कुवैत का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग सद्दाम का समर्थन कर रहे हैं, और कुछ लोगों के यासिर अराफात के सद्दाम को समर्थन देने पर अचरज हो रहा है कि ये आदमी क्यों इसके साथ खड़ा है।
तो इंडिया के लिए बड़ा आसान हो गया हाँ कि अब अगर हम पैलेस्टीन के फेवर में नहीं रहेंगे तब तो सारे शेख हमसे गुस्सा नहीं करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल It मतलब created a rift in the Arab world जी and made India's choices very easy. कि अब सपोर्ट करनी तो पहले तो सबके सब खड़े होते हैं, अब तो खुद वो पैलेस्टीन को डिवाइडेड है हाँ पैलेस्टीन का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इराक का समर्थन कर रहा है. जी तो इन वजहों से इंडिया ने किया और बाद में समझ में आया कि देखो इजराइल की सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो इरिगेशन आप देखो ना पर हेक्टेयर एक्टिविटी जो प्रोडक्टिविटी है वहां पर इजराइल में हाईएस्ट है जी रेत के बीच में कैसे ये इनफैक्ट जब मोदी जी गए थे वहां पर तो समुद्र के सी बीच में ये लोग जी। नेतन्याहू के साथ पानी निकाल कर पी रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल तो वहीं पर डिसैलिनेट कर दिया था. आप देखो हमारे पास कितना बड़ा कोस्टल एरिया है हाँ और हमारे स्टेट नदी पर लड़ते हैं. बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को बार बार सुप्रीम इंटरवीन को- करना पड़ता है. मैं कावेरी वाटर इशू की बात कर रहा हूँ. कर्नाटका एंड तमिलनाडु बोथ ऑफ देम आर कोस्टल स्टेट्स एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग रेवेन्यू. हाँ पर इस एक कावेरी के वाटर पर लड़ाई चल रही है वहां पर. ये तो इनका पॉलिटिकल और चुनावी मुद्दा भी है. बिल्कुल है. सरकारें यूज करती हैं इसको और चुनाव जहाँ में. डेजर्ट है वहां पर डिसैलिनेट करके ये पानी यूज करते हैं. तो इंडिया और प्लस मिलिट्री का जो आपका ये उसमें उनके तो साथ चलती है, सुप्रीमेसी मोसाद हाँ, एजेंसी इनकी. तो वहाँ से कई सारे हमारे असॉल्ट राइफल्स आते हैं. जी और जो जैसे तालिबान वाले हैं या फिर तालिबान तो अब नहीं बोलता उतना, अलकायदा बोलता था कि जो ये CIA मोसाद और रॉ की कॉन्स्पिरेसी, ये अल जजीरा की भी फेवरेट लाइन है. अल जजीरा इज ओन्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर. तो वो बहुत इंडिया के फेवर में नहीं रहता है. किसी भी चीज को वो लोग तुरंत कह देते हैं कि CIA US, रॉ इंडिया, मोसाद इजराइल, इन तीनों की कॉन्स्पिरेसी चल रही है. तो इंडिया को उसी ब्रैकेट में डाल देते हैं. अच्छी बात है. सर एक मेरे को चीज जो याद आ रही है, आप वापस आएंगे इस गल्फ वॉर पे. आपने बताया कि इंडिया को अनऑफिशियली चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे तो भी इजराइल मदद करता रहा. इंडिया ने वोट भी अगेंस्ट में किया था इनके चुनाव, मतलब इनके देश बनने के अगेंस्ट हमने वोट किया. लेकिन सर एक मैंने जो सुनी है बात वो ये है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जब अपनी पार्लियामेंट में एक भाषण देते हैं तो वो इंडिया को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू इंडिया. नहीं, आपने सही कहा कि देखिए सबसे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की पार्लियामेंट में नहीं इंडिया की पार्लियामेंट हाँ, में नहीं, उनकी खुद की पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जी, था. हाँ, इसका कारण क्या समझे कि देखिए इंडिया में तो कई लोग आए ना. जब पारसीज आए थे, जब ईरान से वो भागे थे तो यहाँ आए थे. जी उसके अलावा जूस भी आए हैं. इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो जूस को नोटिफाइड माइनॉरिटी बनाया है. अच्छा. स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं. आर्टिकल 30 के अंदर में ये प्रावधान है. जी सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक TMA पाई का जजमेंट है कि स्टेट इज द एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर डिफाइनिंग माइनॉरिटी. और दो ही तरह की माइनॉरिटी है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक. जी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहूदियों को माइनॉरिटी की स्टेटस से दिया गया है. अच्छा. तो जब ये आए थे तो इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया था इंडिया में. तो इन्होंने एक थैंक का रेजोल्यूशन पास किया था, एक थैंक यू इंडिया की दिस इज द ओनली कंट्री वेयर जूस वेयर नॉट प्रोसिक्यूटेड. जी आपने बताया कि कैसे डीहाइफिनेशन इंडिया के लिए इजी हो गया, खास करके सद्दाम इसमें, हुसैन के हाँ, उस कुवैत इन्वेजन के बाद. हाँ, और जब पैलेस्टीन कुवैत की इसके कुवैत इन्वेजन में साथ देता है बिल्कुल सद्दाम का. इसमें एक और कारण है, जी. ये राइज ऑफ बीजेपी भी है. जी तो 89 के बाद से 1989 के बाद से भाजपा की सीटें बढ़ने लग गई थी. हाँ तो भाजपा के जो नेता रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं, अगर आप हेडगेवार और सावरकर को पढ़ेंगे तो इन्होंने इजराइल की तारीफ की है. इनकी राइटिंग्स में ये निकल जाएगा. ओके, तो बीजेपी थोड़ा प्रो इजराइल मानी जाती है. हैविंग सेड दिस, कांग्रेस कोई अगेंस्ट में नहीं रहती है. नसीमा राव तो कांग्रेस के नेता थे. एरियल शरॉन जब वहाँ के प्रधानमंत्री इजराइल के जब आए थे भारत, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. जी तो एक कंसिस्टेंसी रहती है फॉरेन पॉलिसी में. सरकारें बदलने के साथ विदेश नीतियां नहीं बदलती हैं. हाँ भाजपा और मोदी के आने के बाद से थोड़ा सा मुखर हुआ है बस. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में इजराइल को डंप कर दिया था. हालांकि अभी भी भाजपा मोदी सरकार ने भी पैलेस्टीन को डंप नहीं किया है. जी सुषमा स्वराज जी का एक भाषण है जब वो विदेश मंत्री थी कि पैलेस्टीन, संसद में उनका भाषण है, 2016-17 की बात है. उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा है कि आप ही हमारे इशू को सॉल्व कर सकते हो, यू आर फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ अस. तो इंडिया अभी भी कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में हैं. अरब्स भी रहेंगे और यहूदी भी रहेंगे. जी वायलेंस नहीं होना चाहिए. ये इंडिया का स्टैंड है अभी. ठीक है.
तो बहुत अच्छे से हमें सर ने बताया कि डी हाइफिनेशन क्या है और वो कैसे वो मटेरियलाइज होता है, ये हमने समझ लिया। अब सर मेरे को एक चीज़ और बताइए, वापस चलते हैं हम इजराइल की कहानी पे। वो आपने जो 6 डेज वॉर बताया, उसके बाद इजराइल जो है वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने लग जाता है। ये इनका हिस्टोरिकल जो विवाद है, मतलब पैलेस्टीन की साइड, मतलब इस तरह से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अरब कंट्रीज इंटरवीन कर रही हो, ये युद्ध चल रहे हैं लगातार। अब इसके बाद क्या होता है, मतलब ये स्टेज अभी भी कंटिन्यूअसली, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि लड़ाई चली रही है, फिर ये शांति की तरफ कैसे बढ़ते हैं? यासिर अराफात के टाइम पे इनको नोबेल पीस भी मिला है, हाँ। दोनों ही देशों के लीडर्स को। तो ये चीजें लड़ाई से वहां पहुंची और फिर वहां से वापस आज हमास और इसराइल के बीच में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये सारा पूरा टसर। तो वो मुझे समझाइए, 6 डेज वॉर के बाद वापस से चालू करते हैं और मुझे ले जाइए शांति वार्ता तक। 6 डेज वॉर के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल ने कुछ और एरियाज पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। जी। लड़ाई अभी तक क्यों चल रही है? क्योंकि फिलिस्तीन वाले कहते हैं कि हमें पुराना वाला मैप चाहिए जो यूएन ने दिया था जी, लड़ाई हारने के बाद, जिसमें उनको 44% हाँ, था, वो वाला। इजराइल कहता है कि ये मतलब संभव, उन्होंने तो नकारा था तब कि हम ये नहीं मानेंगे, आज नहीं ना, अब वो वापस उसी पे आना चाहते हैं। हाँ, कि वही दे दो हमें, जो वो वाला दे दो। और ठीक है। 67 में जो 6 डेज वॉर हुई थी, जी, पैलेस्टीन का स्पेसिफिकली ये डिमांड रही है कि 67 के पहले का मैप हमें चाहिए। अच्छा। बट इजराइल कहता है कि ये संभव नहीं है, वहां पर कई सारे सेटलमेंट्स हमारे आ चुके हैं, तो अब हम वो नहीं दे सकते। इसी बात पर लड़ाई चलती है। शांति प्रयास कैसे हुए थे? तो पहली मिडिल ईस्ट कंट्री जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था वो है इजिप्ट। जी। 1978 कैंप डेविड अकॉर्ड। इनफैक्ट कहते हैं कि 78 के जस्ट पहले इजिप्ट ने इजराइल पर अटैक किया था। ये बात अच्छी तरह इजिप्ट वाले जानते थे कि हम इजराइल को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए नहीं किया था, हराने के लिए किया ही नहीं था, नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए किया था। अच्छा। हरा तो नहीं पाएंगे लेकिन इतने चोट लगा देंगे कि बात करने के लिए मजबूर बिठा देंगे कि बात करो। हाँ, तो पहली कंट्री कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 78-79 में। इजिप्ट ने अपने टाइज, एक बहुत अच्छी मूवी है जो लोग देखना चाहते हैं बता दूं, स्पाई। ये कैंप डेविड अकॉर्ड के पहले की कहानी है, कैसे इजिप्ट और इजराइल ने अपने टाइज को नॉर्मल किया था। तो इसके बाद से इजिप्ट आ गया। इसके बाद कई सारे और समझौते हुए हैं। जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो यासिर अराफात और इत्ज़ाक राबिन उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच में ऐतिहासिक ऑस्लो अकॉर्ड करवाया गया था। हमारा जो पुराना वीडियो था जिसमें हमने चुनाव की चर्चा की थी 2024 की, उसमें आपने लास्ट में पूछा था कि इस चुनाव का क्या प्रभाव कहाँ पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि ट्रैक टू रिवाइव होगा, डिप्लोमेसी चलेगी। उसमें मैंने ऑस्लो अकॉर्ड का एग्जाम्पल दिया था। जो लोगों ने मिस किया है उसको आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो को। जी। तो ऑस्लो अकॉर्ड एक ट्रैक टू, मतलब सरकारें बात नहीं कर रही थी क्योंकि सरकारें बात करने की स्थिति में नहीं थी। जी। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इनिशिएटेड है, आप मेरे जैसे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हाँ जी, तो उन्होंने बातचीत शुरू की थी। बाद में अनऑफिशियल चैनल होता है सर, अनऑफिशियल चैनल ट्रैक टू, उसके थ्रू बातचीत चालू होगी। ट्रैक टू मेक्स द ग्राउंड फर्टाइल फॉर ट्रैक वन। अच्छा, मतलब लोग बात करेंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग, फिर ये बात सरकारों के पास जाएगी। मतलब ग्राउंड पे अगर चीजें सही हो जाएगी, माहौल सही कर तो सरकार उसमें फिर शामिल हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद यासिर अराफात और राबिन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला जी, और लगा कि मिडिल ईस्ट में अब शांति आ जाएगी, इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई नहीं होगी। जब ये समझौता हुआ था ऑस्लो अकॉर्ड, तो इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन को वापस कर दिया और फिलिस्तीन ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया था। जी। पर इसके बाद दोनों देश में क्या हुआ, राबिन की हत्या हो गई। अच्छा। और यासिर अराफात का वर्चस्व घट गया। पीएलओ लॉस्ट द टर्फ दैट इट हैड। और 1987 में, ये ऑस्लो अकॉर्ड 93-94 की कहानी है, 87 में हमास आया था। जी। हमास का मकसद क्या था? उनके वेबसाइट पर है, उनके हर इसमें आप किसी भी उसके डॉक्यूमेंट को उठाएंगे तो यही लिखा हुआ है, टू टेक एवरी इंच ऑफ लैंड फ्रॉम इजराइल थ्रू आर्म्ड जिहाद। ये लिखा हुआ है। ठीक है। हमास बढ़ने लग गया इस पूरे समझौते के बाद, फिलिस्तीन में उसका वर्चस्व बढ़ने लग गया और पीएलओ डिक्रीज होने लग गया। जी। तो यहाँ से हमास आता है और 2005-6 में हमास ने वहाँ के चुनाव भी जीत लिए। अच्छा, मतलब अब पॉलिटिकल पावर भी बन गया। जो एक मिलिशिया थी, मिलिशिया मतलब समझो कि कुछ लड़ाकों का ग्रुप था जो इजराइल के विरोध में लड़ाई लड़ते थे। हालांकि इनकी कमांडो यूनिट बहुत ही ट्रेंड है। आपको इजराइल से टकराना है तो प्रिपरेशन उसी लेवल की बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जी। हाँ,
तो इसीलिए ये लड़ाई अभी तक चल रही है। अभी जो हमला किया है हमास ने, ये क्यों किया, जरा समझें इस चीज को हम। जी। देखिए, अभी मिडिल ईस्ट बहुत सारे चर्निंग से गुजर रहा है। इनफैक्ट पूरे जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है और मिडिल ईस्ट में भी चल रही है। और अमेरिका का वर्चस्व इस इलाके में घटना शुरू हो चुका है और ये कहीं ना कहीं कार्टर डॉक्ट्रिन के एंड की शुरुआत हो चुकी है। ओके सर, आपने बोला कि वर्चस्व कम हो रहा है और कार्टर डॉक्ट्रिन जो है उसका एंड हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, मतलब कार्टर डॉक्ट्रिन, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, राष्ट्रपति जिमी कार्टर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं की ये कार्टर डॉक्ट्रिन है। 1979 की बात है। उस समय 1979 में 2 इवेंट्स हुए थे जो कि बहुत ही अमेरिका पर प्रभाव डालने वाले थे। पहली घटना थी जो अफगानिस्तान में सोवियत घुस गया था जी। अफगानिस्तान में जो राजा थे उनको हटा दिया गया और ये शीत युद्ध का समय था, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। कोल्ड वॉर के समय दोनों ही सुपर पावर यूएसएसआर और यूएसए अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने में लगे हुए थे। ठीक है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो यूएसएसआर उस समय अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता था जी। तो अमेरिका के कंपैरिजन में यूएसएसआर का अफगानिस्तान में घुसना काफी सरल आसान था। तो उनको रोकने के लिए, मतलब अमेरिका को क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया, अब ये सोवियत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। ठीक है। ये 79 की बात है। हालांकि 10 साल वहां लड़ाई चली और अफगानिस्तान पर डिस्कशन करने के लिए हमें एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बनाएंगे। फिर इसके बाद उसी साल ईरान में जो शाह का रिजीम था जी, शाह वहां के राजा थे जो कि प्रो यूएस थे। शाह को हटाने के बाद रुहोला खुमैनी आते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है। और रातों रात ईरान प्रो यूएस से एंटी यूएस बन गया। अच्छा। तो 2 झटके यूएस को लगते हैं 1979 में। एक तो कि अफगानिस्तान सोवियत के इन्फ्लुएंस में आ रहा है और शाह जो ईरान का राजा था जो कि अमेरिका के समर्थन में था उसे हटा दिया गया और रुहोला आ रहा है, खुमैनी आ रहे हैं, अयतुल्लाह आ रहे हैं जो कि सॉर्न एनिमी ऑफ यूएस कहा जाता है। अच्छा। तो अब अमेरिका ने कहा कि भाई ये दोनों गए हाथ से, मिडिल ईस्ट मेरा, वेस्ट एशिया में कोई नहीं आएगा। यही थी कार्टर डॉक्ट्रिन। राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर इस इलाके में कोई आया, दिस विल बी एन एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। और अमेरिका इसे युद्ध की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कोई भी अगर घुसा इस वेस्ट एशिया में तो अमेरिका का दुश्मन है वो। बिल्कुल, सिर्फ अमेरिका रहेगा। इनफैक्ट वहां पे जो ट्रीटीज हुई हैं, चाहे वो कैंप डेविड अकॉर्ड हो जो इजिप्ट के साथ 89 में हुआ, या फिर ऑस्लो अकॉर्ड जो 93 में हुआ, 94 में इजराइल जॉर्डन ट्रीटी हुई है, 2002 में एक मिडिल ईस्ट क्वार्टेट हुआ था जिसमें कि पैलेस्टीन, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इजराइल सारे आए थे। इसका पर्पस एक ही था कि पैलेस्टीन के पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हों, इनके पास कुछ संस्थाएं बनाई जाए, पीस आए मिडिल ईस्ट में। या फिर 2018 का अब्राहम अकॉर्ड है जो लेटेस्ट है। हर जगह आपको अमेरिका दिखता है। बिल्कुल। इन 4-5 समझौतों में बिना अमेरिका के प्रेजेंस के ये नहीं हो सकता था। बिल्कुल। पहली बार चीन ने एक समझौता करवाया है। किसके बीच में? सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। एक अमेरिका का दोस्त है, दूसरा अमेरिका का दुश्मन है। तो अमेरिका के दोस्त और दुश्मन को कौन साथ में ला रहा है? तो चीन ला रहा है। तो ये कार्टर डॉक्ट्रिन का एंड है। ओहो, यहाँ से मतलब कमजोर पड़ना चालू हुई है बिल्कुल यूएस की। ठीक है सर, अगर हम अभी आपकी बातों से, अगर मैं जहाँ तक समझा हूँ, मुझे ये समझ में आया कि इजराइल इस जगह पे बहुत पावरफुल है। ना ही ईरान उसके टक्कर में है, ना ही अरब उसके टक्कर में है। नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता फिर क्या इजराइल इतना पावरफुल होके भी डिटरेंस की तरह काम नहीं कर रहा कि हमास उसके ऊपर अटैक कर देता है? आपने एक वर्ड यूज किया है, डिटरेंस। जी। एक आईआर की बहुत ही मानी हुई थियरी है कि इन एसिमेट्रिक वॉरफेयर डिटरेंस डज नॉट होल्ड। लड़ाई अगर एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक लड़ाई क्या है? जब डेविड वर्सेस गोलियत की कहानी है। आप बताइए ना, भारत और पाकिस्तान में हमेशा से ज्यादा शक्तिशाली कौन रहा है? भारत। आप आर्मी की अगर कंपैरिजन मिलिट्री की करते हैं तो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। तो फिर क्यों यहाँ पर आतंकवाद करते रहे? क्योंकि एक शब्द मेरे को हिंदी में याद आ रहा है सर, छद्म युद्ध। छद्म युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो जब सामने वाला शत्रु आपसे कई गुना बड़ा होता है तो छुप के वार की वहां पर डिटेंस काम नहीं आता है। डिटेंस कहाँ काम आता है? डिटेंस कन्वेंशनल वॉरफेयर में, आमने सामने का युद्ध हो, सेनाएं खड़ी हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया कि जो कार्टर डॉक्ट्रिन का एंड हुआ है, इसके भी कई सारे रीजंस हैं। कुछ कारणों पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, ये इलाका पूरी तरह से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। अमेरिका की दोस्ती किनसे है? तो एक इजराइल से है, एक सऊदी अरेबिया से है। ठीक है। सऊदी अरेबिया से अगर दोस्ती है तो जितने सुन्नी मोनार्क्स हैं वहां पर, देखिए 2 चीजें मिडिल ईस्ट में, एक शिया, एक सुन्नी।
तो ये इस्लाम के बीच में एक सेक्टेरियन डिवाइड है जो कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के डेथ के बाद ही शुरू हो गया था सक्सेशन को लेकर के। शिया वो थे जो अली को अपना सक्सेसर मान रहे थे, ठीक है। सुन्नी वो थे जो अबू बकर जो पहले खलीफा हुए उनको अपना प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर मान रहे थे, ठीक है। तो यहीं से लड़ाई शुरू हुई, बैटल ऑफ करबला वहां पर स्टार्ट हुआ था। और ये ईरान सऊदी की जो लड़ाई का रूट है वो यहाँ पे आता है। अब दोनों को इस्लामिक वर्ल्ड पर अपना इन्फ्लुएंस चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया के पास है। ईरान चाहता है कि वो मेरे पास आ जाए। ईरान एक शिया कंट्री है, ठीक है। इनफैक्ट सिर्फ 3 देश दुनिया में शिया मेजोरिटी हैं, इराक, ईरान और यमन। ठीक है। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं 89% के आसपास सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अच्छा। 7-8% शिया हैं और बाकी अदर्स में आते हैं जैसे अहमदियाज हैं और बाकी और भी हैं। ठीक है। तो 3 ही शिया मेजोरिटी कंट्री हैं जिनमें ईरान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शिया कंट्री है और उसको मिडिल ईस्ट पर अपना डोमिनेंस चाहिए। अमेरिका का डोमिनेंस कैसे कम हुआ है, कार्टर डॉक्ट्रिन कैसे एंड हुआ है, इसके लिए हमें पिछले 20 साल की चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, सऊदी और ईरान में तो तनातनी चल ही रही थी। 2016 में सऊदी ने एक अल निम्र नाम के शिया क्लेरिक को मार दिया था, एग्जीक्यूटेड। सऊदी का जो रेजिम है उसने एग्जीक्यूट किया था जी। और तेहरान जो ईरान की राजधानी है वहां पर सऊदी की एम्बेसी पे ही अटैक हो गया था। तो सऊदी ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, दोनों देशों के बीच में संबंध बिगड़ गए थे और ज्यादा बिगड़ गए। पहले भी कोई बहुत सहज और अच्छे नहीं रहे हैं सऊदी और ईरान के संबंध जी। अब कैसे अमेरिका के डिक्रीजिंग फुटप्रिंट्स कहाँ से आते हैं, तो अमेरिका ने क्या किया है 20 साल में समझना पड़ेगा। जब सद्दाम ने अटैक किया था, जब सद्दाम पर अमेरिका ने अटैक किया था इराक पर, तो जितने ये सुन्नी मोनार्क्स थे, सुन्नी मोनार्क्स का मतलब है सऊदी के साथ यूएई, कतर, ये जितने भी हैं जो सऊदी के समर्थन में हैं, उन सब ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। अच्छा। उनको लगा कि भाई अच्छा है, सद्दाम हुसैन सबको परेशान करता है, इसको निकालो। ठीक है। लेकिन 20 साल बाद दे आर सीइंग अ माइंडलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इराक। इसकी आवश्यकता नहीं थी। कहा गया कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एंथ्रैक्स एक बायोलॉजिकल वेपन, कुछ भी नहीं मिला और पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया इराक को। बिल्कुल। इराक के खत्म होने के बाद क्या हुआ, आप समझिए इस चीज को कि सद्दाम के पास काफी मजबूत स्टैंडिंग आर्मी थी। तो आर्मी तो पूरी की पूरी खत्म नहीं हुई, उसी आर्मी के लोग अब इस्लामिक स्टेट का पार्ट बन गए। अच्छा, वही लोग हैं जो अब ISIS में हैं। और उसी आसपास, हाँ वही लोग हैं, उसी 2010 के आसपास ओसामा बिन लादेन को भी मारा। तो जो तालिबान के लड़ाके थे वो भी, आप समझो ना, वर्क कैसे काम करेगा। TCS का इंजीनियर कहाँ जाता है? बिल्कुल, किसी दूसरे इन्फोसिस में। इन्फोसिस तो में। अल कायदा वाला वर्क लेके कहाँ जाएगा? ISIS में। बिल्कुल बिल्कुल। तो they swelled the rank and file of Islamic State, the destruction of Iraq and the destruction of Afghanistan. तो अब अमेरिका के जो सहयोगी हैं, जो सुन्नी अरब देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो देख रहे हैं कि खामखा ये कार्रवाई कर दी, तुमने इस्लामिक स्टेट को पैदा कर दिया। और इराक में क्या हुआ? इराक एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। जैसे ही सद्दाम वहां से हट गया, ईरान वहां पर पहुंच गया है। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज भेज दिए। और अगर आप मैप देखोगे मिडिल ईस्ट का, तो आप देखोगे कि इराक एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट किसे कहते हैं? छोटा देश जो 2 बड़े देशों के बीच में होता है, जैसे कि नेपाल हो गया, भारत और चीन के बीच में, भूटान हो गया। इनका काम क्या होता है? वही होता है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर नेपाल और भूटान नहीं होते हैं तो भारत चीन का बॉर्डर तो कश्मीर से अरुणाचल तक सीधा था। बिल्कुल। अब ये जब दोनों हैं, मतलब हमारा बॉर्डर छोटा हो गया, चांसेस ऑफ कन्फ्रंटेशन हैव डिक्रीज्ड। एक ही लड़ाई हुई है ना, बिल्कुल। और एक गलवान वैली। अगर नहीं होते तो शायद ज्यादा हो जाता। अगर नेपाल होता तो आप ज्यादा बॉर्डर शेयर करोगे, ज्यादा लड़ाई होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। इराक एक बफर स्टेट था शिया ईरान और सुन्नी अरब मोनार्क्स के बीच में। ठीक है। अब इराक के हटने के बाद से, सद्दाम के हटने के बाद से, वो बफर स्टेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। शिया ईरान के जो शिया लीडर्स थे, उनकी पैठ इराक में अब हो चुकी है। तो ये कहीं से सऊदी मोनार्क्स जो है, सुन्नी मोनार्क्स जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद की कहानी आप देखिए, सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में जब बशर अल असद, जो कि अगेंस्ट अमेरिका ही रहते थे, उनके अगेंस्ट में एक विद्रोह हुआ। तो जो अमेरिका के सहयोगी हैं, सहयोगी मतलब सऊदी एंड देयर अलाइज, सुन्नी अरब मोनार्क्स, सुन्नी वाले मेनली, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि असद को हटा के अपने किसी प्रॉक्सी को वहां पे लगा दें। उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के हाथ अफगानिस्तान और इराक में जल चुके थे। अमेरिका ने वहां पर अपनी फौज नहीं भेजी, सिर्फ CIA को भेजा था।
जी अब CIA इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस आपको इनपुट देगा, डर्टी ट्रिक्स करेगा। जमीन पर लड़ाई तो फोर्स लड़ती है, फोर्स लड़ेगी। तो अमेरिका वो काम नहीं, अब देखो जहां नहीं भेजा, इराक में आपने फौज उतार दी, सद्दाम को खत्म कर दिया, सद्दाम की आर्मी आई साइंस में आ रही है और अमेरिका के सहयोगियों के लिए ही सरदर्द बनी हुई है। सीरिया में क्या किया, ये बुला रहे हैं कि भाई आओ असद को भगाते हैं, ये नहीं जाते हैं। सोल्जर वाले चाहिए थे लेकिन वहां इंटेलिजेंस भेजा है। सीरिया ने ईरान से मदद मांगी, ठीक है। ईरान पहुंचा असद की हेल्प करने, और ईरान अकेला नहीं आया, ईरान ने रशिया से मदद मांगी। जी। अब जब पुतिन वहां पहुंच गए, तब सुन्नी अरब मुनाक्स कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी ताकत नहीं हुई है कि रशिया से लड़ जाएंगे। जी। उनसे कौन लड़ सकता है? अमेरिका। अमेरिका आया नहीं, अमेरिका आया नहीं। तो अब ये देख रहे हैं कि किस तरह का दोस्त है। जी। ये इराक को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे लिए नई नई हेडेक्स पैदा करता है। आईएस खड़ा हो गया। जब हम बुलाते हैं कि आओ भाई असद को भगाते हैं, लड़नी है तो इंटेलिजेंस आ रहा है सिर्फ। ईरान पुतिन को बुला के आ रहा है, लेकर आ रहा है, तो तुम भी तो हम हेल्प करने। अमेरिका नहीं गया और अरब मुनाक्स देखते रह गए। ईरान और रशिया ने इतने स्विफ्ट मूवमेंट्स किए सीरिया में कि वहां पर ईरान की डोमिनेंस फिर से हो गई है। तो क्यों ना ये देखें, ये जो अमेरिका की पावर वहां क्यों नहीं डिक्रीज होगी, उनके दोस्त देखने की भाई ये चल क्या रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के जो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे ईरान की ताकत बढ़ी। कैसे बढ़ी? जब ओबामा थे तो उन्होंने एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, उसके खिलाफ एक प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल, एक प्रतिबंध की बात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप आए तो दोबारा से उस प्रतिबंध को और थोड़ा मजबूत करके लगाया गया। जी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इसका पूरा विरोध करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर पाए। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ट्रंप जाते हैं तो बाइडेन आते हैं और उस न्यूक्लियर एनरिचमेंट में फिर थोड़े चेंजेस करते हैं। अब इससे अमेरिका के जो सऊदी अरब मोनाक्स हैं और जो इजराइल है, दोनों गुस्सा गए कि आप ये समझौता ईरान के साथ क्यों कर रहे हो, आप इसे हमारे सर पर क्यों बिठा रहे हो। तो ये सारे कारण हैं जिससे अमेरिका का वर्चस्व, जिससे कार्टर डॉक्ट्रिन का एंड हुआ है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रभुत्व कम हो गया है। बिल्कुल प्रभुत्व कम हुआ है। और जब भी ऐसा होता है तो जो निर्णय लेने होते हैं, जो पहले आप अमेरिका के गाइडेंस में लेते थे या उसके दबाव में लेते थे, वो स्वतंत्र होकर लेंगे, अब वो ऑटोनोमस मनमर्जी से लेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं और यही चल रहा है इस पूरे इलाके में। ठीक है। तो सर, एक इसमें ईरान का अगर आपने एंगल की बात की है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये इजराइल पैलेस्टीन है, इसमें ईरान किसके साथ खड़ा है और क्यों खड़ा है, ये थोड़ा सा और बताइए। अभी तो ईरान पैलेस्टीन के साथ खड़ा है, बट ऐसी बात हमेशा से नहीं थी। इनफैक्ट बता दूं कि 1970 के दशक के पहले इजराइल और ईरान के बीच में एक पाइपलाइन चलती थी, ऑयल पाइपलाइन थी, जो कि क्रूड ऑयल को इजराइल से यूरोप तक लेके जाती थी, ईरान के ऑयल को इजराइल से यूरोप तक लेके जाती थी। आज वो पाइपलाइन काम नहीं करती है। तो जब शाह थे, जब शाह का शासन था वहां पर, तो इजराइल और ईरान में दोस्ती थी। ठीक है। जैसे ही अयतुल्लाह खुमैनी आते हैं, वो देखते हैं कि नहीं भाई इजराइल से वो क्या देखते हैं, अमेरिका का दोस्त है इजराइल, और उसको एक वेस्टर्न प्रॉक्सी के रूप में देखता है ईरान। अच्छा, ईरान को अपना वर्चस्व बढ़ाना है मिडिल ईस्ट में, कैसे बढ़ाएगा? इजराइल का सपोर्ट करके तो नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता। तो इजराइल को अब देखो आप कि जो तेहरान में जो नारे लगते हैं, क्या नारे, इनफैक्ट एक पैलेस्टीन चौक है तेहरान में, पैलेस्टीन स्क्वायर उसको बोलते हैं, वहां पर एक स्टॉप वॉच लगा हुआ है। उस स्टॉप वॉच की आखिरी जो डेट है वो 2040 की है, और वो घड़ी लगातार चल रही है कि इतने ही मिनट्स बचे हैं इजराइल के डिस्ट्रक्शन में। अच्छा। तेहरान में है ये, ईरान की राजधानी में एक स्टॉप वॉच लगा हुआ है। अच्छा। कि 2040 तक उनके लिए 2040 है जब वो इजराइल को तबाह करेंगे, तबाह हो जाएगा इजराइल, ऐसा है। अच्छा। तो अब वो लेजिटिमेसी गेन करता है इस तरीके से। अब ईरान कहाँ से आ जाता है, तो आप समझिए कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके बॉर्डर तक सीमित नहीं है। लेबनान में हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक और गाजा में इस्लामिक जिहाद और हमास, हुतीज यमन में, इसके अलावा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है इराक में। ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं जिन्हें ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। अच्छा। तो इनके थ्रू वो अटैक करवाता है। इन सब की फंडिंग ईरान से होती है। इनफैक्ट हमास को पेमेंट ईरान ने की है क्रिप्टो करेंसी में। अच्छा। पूरे इसके सबूत मिल गए हैं। अब ये कैसे करते हैं आप समझिए चीज को। हुतीज जो है, यमन के जो हुतीज लड़ाके हैं, जो भी रेड सी में इजराइल जाने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं, उनका जो आप स्लोगन है हुतीज का स्लोगन क्या है? डेथ टू अमेरिका,
डेथ टू इजराइल, कर्स ऑन जूस। ये इनका स्लोगन, ऑफिशियल स्लोगन है होती इसका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स टू जूस। यही नारे आपको हजारों किलोमीटर दूर तेहरान में दिखेंगे। तो इजराइल का विरोध करना ईरान को अरब्स के सपोर्ट में, अरब्स के पास ले आता है, जो कि वो बहुत डेस्परेट तरीके से ट्राई भी कर रहा है। लेकिन सर इनकी अभी अरब वर्ल्ड और इजराइल की तो सुलह हुई है, और इजराइल और ईरान का जो है झगड़ा थोड़ा बड़ा है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये सुलह हो चुकी है, तो फिर आपको लगता है कि वापस चीजें खराब होंगी अरब और इजराइल? देखिए, आप जो सुलह की बात कर रहे हैं वो अब्राहम अकॉर्ड है, जो 2020 में हुआ था जी। यूएई, मोरक्को और बहरीन, इन सब ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। नाम देखिए कितना अच्छा, अब्राहम, जो तीनों के लिए आराध्य है, मुसलमानों के लिए, अरब क्रिश्चियंस के लिए और यहूदियों के लिए। अब ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूएई आ चुका है, यूएई और सऊदी, मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद दोनों जगह के काफी बढ़िया रूलर्स हैं, बहुत अच्छे से अपने देश को आगे बढ़ा, दोनों की आपस में काफी बनती भी है। हालांकि अभी हाल में कुछ मनमुटाव हुआ है, बट ओवरऑल ठीक है जी। तो जब यूएई आ गया है तो देर सवेर सऊदी भी आ जाएगा। कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया अब अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट एमबीएस ने इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिए थे कि हमें अब अब्राहम अकॉर्ड में आना है, मुझे मिडिल ईस्ट सऊदी को बढ़िया करना है जी। अगर सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड्स में आ जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस इलाके में किसे होगा? अगर सऊदी अरब आ जाता है तो ईरान को होगा। क्या ईरान ये चाहेगा? नहीं। हमला 7 अक्टूबर 2023 पर जो हमास ने किया है, हमास ने इजराइल पे किया है, ये किया नहीं है, करवाया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ही नहीं है। हाँ। आप समझिए ना, ईरान की किनसे बनती है जी? ईरान की किनसे बनती है? ईरान ने सीरिया में किसको लेकर ईरान पहुंचा था? रशिया, पुतिन को। बिल्कुल। पिछले 3-3.5 साल से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रशिया चाह रहा है कि भाई मेरे से थोड़ा ध्यान हटाओ, दूसरी जगह लगाओ, कहीं और भी लगाओ। एक रीजन ये। दूसरा रीजन, जो भी G20 समिट दिल्ली में हुई थी लास्ट ईयर, बहुत अच्छे से हमने उसको कंडक्ट किया था जी। सब आए थे और IMEC का अनाउंसमेंट हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो भारत के पोर्ट से, मुंबई और गुजरात, मुंबई से मोस्टली ये जाता है यूरोप तक जी। इजराइल होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको नुकसान होगा जी। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ मिल करके एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना ले। रशिया चाह रहा है कि भाई मेरे से थोड़ा ध्यान हटाओ। बिल्कुल। ईरान चाह रहा है कि सऊदी इनके साथ ना आए, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अब्राहम अकॉर्ड में वो शामिल ना हो, सऊदी आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये ईरान के फेवर में है अगर सऊदी नहीं आता है, ये चाइना के फेवर में, क्योंकि आप समझो हमास के अटैक ने इस IMEC को डिरेल कर दिया है जी। मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को डिरेल कर दिया गया है, और सऊदी के अब्राहम अकॉर्ड्स में आने के चांसेस को अभी के लिए तो पक्का जॉट लगा दिया। साल 2 साल बाद मोहम्मद बिन सलमान क्या करेंगे, इसका उत्तर तो समय के गर्भ में छिपा है। बिल्कुल। लेकिन इतना तो निश्चित है कि अभी तत्काल तो सऊदी अरेबिया नहीं आ रहा है जी। तो ये हमला इसलिए मैं बोलता हूँ कि किया नहीं गया है, करवाया गया है। हमास हैज एक्टेड एज अ यूजफुल इडियट इन द हैंड्स ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। तो ये काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड जगह है, इसके बारे में और भी हम सीरीज में पक्का लाते रहेंगे हम लोग। अब मैं आपसे एक जाते जाते ये हमारा डिस्कशन को एंड करते हुए मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो इजराइल पैलेस्टीन है, इसका ये टसल कब तक चलेगा? वैसे ही कहना कठिन है, पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, और इसके क्या परिणाम होंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। खास करके मैं भारत के उसमें पूछ रहा हूँ आपसे, भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं और भारत का क्या रोल हो सकता है इस एरिया में। ये थोड़ा सा बस मुझे बता दीजिए, फिर हम इसको समाप्त करते हैं जी। तो जहां तक आपने पूछा कि ये संघर्ष कब तक चलेगा जी, देखिए जब अटैक हुआ था, हमास ने जब अटैक किया तो पूरी दुनिया ने उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया, इंडिया ने भी कंडेम किया था साथ में कि दिस इज एन अटैक ऑन सोवरेनिटी। पूरा मतलब भारत को जो करना था किया, लगा कि जैसे भारत पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में आ गया है। बिल्कुल। लेकिन इजराइल ने जिस तरह का प्रत्युत्तर दिया है, जो बार बार जो डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया गया और किसके विरोध में किया गया, आप फिलिस्तीनी नागरिकों को मार रहे हैं, आप हमास को नहीं मार रहे हैं। हमास के लीडर तो कहीं कतर में छुपे बैठे हैं।
आप फिलिस्तीनी नागरिक, तो भारत ने वहाँ पे एड भी भेजी है, हमने वहाँ पर रिलीफ मटेरियल भेजा है और जी। यूएन में सीज फायर प्लान के फेवर में वोटिंग कर दी वोट है भी किया है। कि इस लड़ाई को यहीं पे रोको। इसराइल ने वहाँ पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई की है और नागरिकों पर की है, जो कि भारत जिसके समर्थन में नहीं है। बिल्कुल। तो अब कब ये रुकेगा, ये समझना पड़ेगा कि इजराइल कैसे इस चीज को लेता है। जब लड़ाई शुरू हुई थी तभी हमें लगा था, मतलब मैंने कई जगहों पे पढ़ा था और मेरी व्यक्तिगत विचार भी ये थे कि आप हमास को खत्म नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं क्योंकि इजराइल के पास शक्ति नहीं है, क्योंकि हमास एक मोनोलिथिक एंटिटी है ही नहीं। किसको खत्म करोगे, वो तो एक विचार है। वो आज अच्छा वो वहां पर बैठे हैं आपसे लड़ने को तैयार, ऐसा भी नहीं है। वो कोई आर्मी थोड़ी ना है, वो तो मिलिशिया है। तो मिलिशिया तो रिसर्च करती रहती है। तो इस तरह से आप 6 महीने बाद 2 दिन पहले इजराइल के अधिकारियों ने कहा है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता है। 2 दिन पहले की न्यूज आपको बता रहा हूँ। तो यही बात तब से समझनी होगी इजराइल को कि कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हमास के पीछे जाना है तो इसके और सैन्य तरीकों के अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी बाकी देशों के साथ, एक प्लान बना के कार्रवाई करनी पड़ेगी। भारत का क्या इसमें है, तो ये पूरा इलाका भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के कई सारे मित्र यहाँ बैठे हैं। भारत की दोस्ती आज के डेट में सऊदी अरेबिया और यूएई से बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजराइल से इतनी अच्छी दोस्ती है कि जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो नेतन्याहू अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर एयरपोर्ट पे आ गए थे मोदी जी को स्वागत करने के लिए। तो आप एक के लिए किसी और को ऑफेंड नहीं कर सकते हो। अब अगर ईरान से भी भारत के अच्छे संबंध है, इनफैक्ट जो चाबहार पोर्ट भारत ने बनवाया है, अगर आप ईरान से हट जाते हो, ईरान से आप दूरी बनाते हो, तो चाबहार पोर्ट खो बैठोगे, जो कि पाकिस्तान में चीन के बनाए गवादर पोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तो चाइना की है, उसको प्रत्युत्तर देता है चाबहार के लिए। चाबहार है, चाबहार से आप सीधा सेंट्रल एशिया निकल सकते हो जी, बिना अफगानिस्तान पाकिस्तान के। सेंट्रल एशिया अगेन अ वेरी एनर्जी रिच एरिया, जहाँ पर इंडिया के पास डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है। ईरान से संबंध अच्छे हैं तो ईरान की अफगानिस्तान में एम्बेसी है। ईरान के गुड ऑफिसर्स को आप तालिबान के साथ यूज कर सकते हो। डूरंड लाइन, जहाँ पर लड़ाई शुरू, डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर है। इनमें अगर लड़ाई होगी तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का पलड़ा हल्का रहे। इसके लिए अफगानिस्तान में इंडिया का कुछ से होना चाहिए जो ईरान के थ्रू आ सकता है। अगर आप ईरान के इजराइल को पूरी तरह से खुल के समर्थन करते हो तो ईरान से को आप दूर करते हो। बिल्कुल। अब तो सऊदी और ईरान भी साथ में आ रहे हैं। तो अब इंडिया के लिए वहां पर काफी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस सेम टेबल पर आ रहे हैं कि किस हद तक किस देश के साथ करना है, कितना संबंध को प्रगाढ़ करना है। यही भारत के डिप्लोमेसी की असली परीक्षा अब वहां पर चल रही है और अभी तक भारत ने लगभग ठीक ठाक ही किया है। वैसा कुछ मेजर डेविएशन मुझे तो नहीं दिखता है इसमें। एक सर आपके इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म चलती है डिप्लोमेटिक टाइट रॉप, तो मेरे ख्याल से ये वही रस्सी है। मिडिल ईस्ट भारत के लिए हमेशा से डिप्लोमेटिक टाइट रोप रहा है और टाइट रोप पर जब आप चलते हो तो आप बहुत लंबा नहीं सोचते हो, अपना अगला स्टेप देखते हैं। लंबा सोचोगे तो गिर जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर चीजें पल प्रतिपल बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, तो आप इसके लिए प्लान बनाओगे। ठीक है, ये सारी कहानी है इस क्षेत्र की। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी, बहुत मजा आया सर। इजराइल पैलेस्टीन की तरह ही हम दूसरे भी इश्यूज पे, खास करके वेस्ट एशिया में और भी बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।